इक्विलिब्रियम को भैया आपको पढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ। इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जब भी किसी वेक्टर का तुम कंपोनेंट तोड़ देते हो ना, तो अब उस वेक्टर की कोई इज्जत मार्केट में नहीं बच पाती। N1 का कंपोनेंट टूट गया ना, अब इसकी इज्जत नहीं बचेगी, हटाओ इसको यहाँ से। जो रस्सी, अगर ये बहुत पतला है, बहुत पॉइंट साइज का है, तो रस्सी ऐसे गई, चढ़ के गई ऐसे, तो जितना पार्ट रस्सी का इस पर चढ़ा हुआ है, ये तकरीबन निग्लिजिबल होगा अगर ये पॉइंट साइज का है तो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आप सबको अमेजिंग प्लेटफॉर्म KGS JEE पर। बच्चों, मेरा नाम विक्रांत सिंह है एंड मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं IIT JEE के लिए। एक्चुअली मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूं कुछ दिनों से कि जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनको एक खासकर प्रॉब्लम आती है 11th के कॉन्सेप्ट की वजह से। कहीं ना कहीं उनका 11th क्लास किसी ना किसी कारण से फंसा हुआ रहता है, जिसके वजह से उनको 12th के क्वेश्चंस हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। मतलब कहूँ तो फील नहीं आ पाती। फील कैसे आएगी भाई? आपका अगर बेसिक 11th क्लास का अगर गड़बड़ है मैकेनिक्स, और आप इलेक्ट्रोस्टैट्स के सवाल सॉल्व करने जाओगे, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोस्टैट का बढ़िया सवाल तभी बनता है जब आप उसमें मैकेनिक्स का तड़का लगाते हो। और मैकेनिक्स तो हमें आता ही नहीं, फिर कैसे काम चलेगा? तो देखो, आपको मैकेनिक्स सिर्फ उतना जानना है फॉर क्लास 12th जितना से अपना काम बन जाए। इससे आपका क्या होगा? इससे आपका 12th का जो रनिंग चैप्टर्स है उसमें कोई इश्यूज नहीं आएंगी। उसके बाद अगर आपको टाइम एक्स्ट्रा आप कहीं से निकाल पाओ, उन टाइम में आप अपने 11th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर्स को बढ़िया से पढ़ लो। क्योंकि देखो, अगर आप JEE मेंस में बहुत अच्छे रैंक चाहते हो, JEE एडवांस में अच्छे रैंक चाहते हो, तो ये नहीं हो पाएगा कि आप सिर्फ 11th क्लास के कुछ टॉपिक्स को इतना पढ़ लें जिससे हमारा 12th का काम चल जाए। तो उससे बस 12th का काम चल जाएगा, आपका रैंक फिर नहीं आ पाएगा। रैंक के लिए तो आपको 11th क्लास को भी पढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ। अब टाइम आपको निकालना पड़ेगा, कैसे टाइम निकाल रहे हो, ठीक है? इट्स ऑल अप टू यू। बट मेरा काम क्या है, मैं आज आपके सामने क्यों आया हूँ? मैं आज सिर्फ आपके सामने एक रीजन से आया हूँ, क्योंकि आप सबको 12th में, जो बच्चे 12th में हैं उनको इश्यूज होती हैं इलेक्ट्रोस्टेट्स, मैग्नेटोस्टेट्स, इन चैप्टर्स में जब मैकेनिक्स इन्वॉल्व होता है। तो हमें क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो 11th क्लास की ध्यान रखनी चाहिए, सो दैट 12th क्लास की फिजिक्स में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। वो क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स नोट करवा रहा हूँ, कुछ चैप्टर्स जो आपको जानना चाहिए, जिससे आपका क्लास 12th की फिजिक्स में बहुत बड़ा इश्यूज नहीं आएगा। देखते हैं क्या क्या वो चैप्टर्स हैं। देखिए, एक तो आपको वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। दूसरा आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आना चाहिए। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अगेन पूरा पढ़ना चाहते हो तो आप अलग से पढ़ सकते हो, इसके लिए अलग से भी हम आएंगे वापस। बट आपको मैं इतना बताना चाहता हूं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सिर्फ उतना पार्ट आपको ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम वाला पार्ट, जो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट होता है वो पार्ट ध्यान रखना है अपने को। इसमें इक्विलिब्रियम वाला पार्ट ध्यान रखना है अपने को, इक्विलिब्रियम वाला। इसमें आपको इक्विलिब्रियम वाला पार्ट ध्यान रखना है एक तो, और दूसरा आपको ध्यान रखना है न्यूटन सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन। दूसरा आपको ध्यान रखना है न्यूटन सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन। सो क्या करना चाहिए आपको? आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सिर्फ इक्विलिब्रियम वाला पार्ट, है ना, ये एकदम तंदुरुस्त कर लो। इक्विलिब्रियम के बिना तो भैया 1 मिनट आपको चैन नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम को भैया आपको पढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ। इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार आप चेक करते हो इलेक्ट्रोस्टैट्स के सवाल में कई बार चार्ज बबल को इक्विलिब्रियम में रखा जाता है। कई बार आप एक डाइपोल को रखते हो इक्विलिब्रियम में, है ना। कई बार आप 2 स्फेरिकल बॉल को चार्ज करके रस्सी से बांध के लटका देते हो, फिर वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और वैसे वाले सवाल भी आपको करने पड़ते हैं। तो उन सारे सवालों के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इक्विलिब्रियम। आप ये पहले समझ लें, उसके बाद सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन, ये 2 चीज अगर आप कर लेते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, तो मुझे लगता है कि आपका 12th क्लास का जो जर्नी है उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। मेजर तौर पे देखा जाए तो इन्हीं दोनों टॉपिक्स का भर भर के इस्तेमाल होता है। अगेन आई एम सेइंग कि मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाने आया हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ उतना ही बताने आया हूं जिसकी मदद से आपका क्लास 12 बढ़िया हो सकता है।
ठीक है, तो ये दो टॉपिक आप एनएलएम का कवर कर लेते हैं, जो कि मैं कवर कराऊंगा आज की क्लास में। आज की क्लास में होप शो मैं आपको सिर्फ इक्विलिब्रियम करा पाऊं, और अगली क्लास जब मिलूंगा तब आपको उस पर सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन समझा दूंगा क्वेश्चन के साथ। ठीक है, एंड सेकेंडली बेटा आपको क्या पढ़ना चाहिए, थर्ड चैप्टर आप वर्क पावर एनर्जी ना पूरा देखो, अगेन पूरा पढ़ना चाहिए आपको, ताकि आपका जेई मेंस और एडवांस अच्छा जाए। बट अभी पूरा मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं आपको, सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना से आपका 12th की फिजिक्स में कोई इश्यूज ना हो। एंड अगेन द फोर्थ वन इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, थोड़ा बहुत रोटेशन, थोड़ा बहुत, नॉट मोर देन दिस, एंड थोड़ा बहुत सिंपल, बस उतना ही जितना कि मुझे जरूरत है, क्योंकि आप थॉरली पढ़ना चाहोगे बहुत टाइम लग जाएगा, उसके लिए अपन अलग से आएंगे ना, टेंशन क्यों, टेंशन किस बात की। तो आज अपन क्या स्टार्ट करेंगे, आज अपन स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का इक्विलिब्रियम वाला पार्ट, है ना। मतलब फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाएं इक्विलिब्रियम का टॉपिक। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आप सीधा साधा जवाब दो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो एंड नेट टॉर्क जीरो। नेट फोर्स जीरो एंड नेट टॉर्क जीरो, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो है तो उसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, और बेटा किसी बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क खाली जीरो है तो उसे आप बोलोगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर दोनों ही एक साथ जीरो हैं किसी बॉडी के ऊपर, अगर नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है, दोनों ही एक साथ अगर जीरो हैं तो उसे हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, है ना, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। चलिए, करेक्ट। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सिर्फ हमें क्या चेक करना होता है, हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे होते हैं जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डील करते हैं। रोटेशनल मोशन में जाते हैं, देन हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, वहां पर नेट फोर्स के साथ साथ नेट टॉर्क को भी जीरो करना पड़ता है। तो राइट नाउ हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल के बारे में बात करेंगे कि हाउ वी कैन डील विद द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, सिंपल सादा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नेट फोर्स जीरो करना है। क्या स्टेप आप फॉलो करेंगे ताकि आप प्रॉब्लम से छुटकारा पाए, तो देखिए स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे, स्टेप्स टू डील विथ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से डील करने का क्या तरीका होता है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, जरा देखिए, पहला स्टेप क्या होता है, मतलब ये कुछ स्टेप्स हैं, एल्गोरिदम मान लो इसको, कि क्या क्या स्टेप मुझे फॉलो करना चाहिए वन बाय वन ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है ना, तो पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना चाहिए वो आंख बंद करके आप तो पहले एफबीडी बना लो, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। आई होप सबको आता होगा, ये बहुत ही फंडामेंटल है। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, सबसे पहला काम, आप बॉडी पकड़िए, जिस भी बॉडी के बारे में बात चल रही है उसका सीधा सपाट क्या बना दीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कह रहे हो, सही है ना, बिल्कुल ओके। तो सेकेंड अप्रोच, सेकेंड स्टेप क्या फॉलो करना चाहिए आपको, कंपोनेंट करने चाहिए, component of forces along x y एंड z। तो देखो, आप जब एफबीडी बनाओगे तो आपको दिख जाएगा कि जो उस बॉडी पर फोर्स लग रहा है वो किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में अगर है तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट आएगा, एक्स वाई वाई जेड प्लेन में है अगर कोई फोर्स तो वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट आएगा, है ना। और अगर
एक्स जेड प्लेन में कोई फोर्स है तो उसका एक्स एंड जेड, तो आप डायग्राम से फिगर आउट कर लोगे कि कंपोनेंट किस किस एक्सिस में ब्रेक करना है, ठीक है। नाउ द लास्ट स्टेप जिसमें आपका आंसर आना ही चाहिए, थर्ड स्टेप फॉलो करने के बाद आपका आंसर आना ही चाहिए, और वो स्टेप क्या है, सिग्मा fx 0, सिग्मा fy 0 एंड सिग्मा fz 0। अगर z कंपोनेंट है तो आप उनको भी एड अप करके 0 के बराबर कर दोगे। आई होप ये बेसिक सा थ्योरी आपको समझ में आ गया। इसी थ्योरी को इंप्लीमेंट करके देखना, हम अच्छे से अच्छे सवाल को सॉल्व करेंगे जो इक्विलिब्रियम वाले हैं, ठीक है। जरा देखिए कैसे। अगला एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखिए हमारे पास एक गोला है ना, इस गोले का वजन है 10 किलोग्राम, और ये कुछ वर्टिकल दीवार है और ये एक दीवार 37 डिग्री पर इंक्लाइन है ना। तो इन दोनों दीवारों के बीच ये जो ब्लॉक ये जो गोला है वो फंसा हुआ है। तो आप एक बार गोले को देखिए ध्यान से, बताइए क्या ये गोला इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, कोई डाउट ही नहीं है। तो अगर ये गोला इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे? सवाल में क्या पूछा है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन स्फीयर बाय बोथ वॉल्स। तो दोनों जो दीवारें हैं यहां पर 1 एंड 2, ये इस गोले पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगा रही होंगी, दैट इज द क्वेश्चन। तो सीधा क्वेश्चन है कि दोनों दीवारें इस गेंद को कितना नॉर्मल रिएक्शन दे रही होंगी, ये पूछा है। क्या करें अप्रोच? तो मैंने कहा ना, इक्विलिब्रियम जैसे ही एहसास हो कि ये सवाल इक्विलिब्रियम में बिलोंग कर रहा है, आप चेक करिए बॉडी जो है, गोला जो है, ये इक्विलिब्रियम में है। आप सोचिए ना, ऐसा दीवार में अगर इसको डाल दें, ढुलका दें इसको, तो कहीं भाग पाएगा? ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो ये फंसा हुआ रहेगा, यानी कि इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे अब आप स्टेप फॉलो करेंगे। बताओ स्टेप नंबर 1 क्या था? सर स्टेप नंबर 1 था फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, बढ़िया बात, खतरनाक। अब सर एबीडी बनाना बड़ा ही आसान, तुच्छ काम है ये तो तुच्छ काम है। क्या? तो एबीडी कैसे बनाएंगे सर? सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट के सेंटर से धरती मैया को नीचे दिखा दो। तो इस गोले पर धरती मैया नीचे, और बिल्कुल सेंटर से दिखाएंगे, ध्यान रखना बिल्कुल। ओके, नाउ सरफेस ऑफ कांटेक्ट एक ये है और एक ये है, और सरफेस ऑफ कांटेक्ट है तो यानी कि नॉर्मल रिएक्शन पिक्चर में आ जाएगा। और बेटा नॉर्मल रिएक्शन जो है वो हमेशा गोले के सेंटर से गुजरेगा, ध्यान रखें आप। ये दो लाइनें क्यों खींच गई भाई, ऐसा क्या हो गया? दो लाइनें क्यों जा रही हैं? ओके। नाउ एक नॉर्मल रिएक्शन ये बना, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन वॉल नंबर 2 देने वाला है। और आप ध्यान रखना, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऑलवेज गोले के सेंटर से गुजरेगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज। तो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन 1, क्योंकि दीवार नंबर 1 ने जो नॉर्मल प्रोवाइड किया है वो नॉर्मल 1 हो जाएगा। वॉल 2 ने जो नॉर्मल प्रोवाइड किया है उसको मैं N2 कह दूंगा। तो गुड आइडिया। ओके, नाउ वी कैन सी कि सर हमारे पास जो फोर्सेज हैं, अगर मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेता हूं अपनी समझदारी के लिए, सिर्फ बस आपको समझाने के लिए ताम झाम कर रहा हूं, अदरवाइज मुझे करना होता, या आपको एक बार समझ में आ जाए तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है ये, है ना। तो बताइए जो धरती माता है वो तो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, तो आप इसका कॉम्पोनेंट मतलब रहने दो। N2 भी हॉरिजॉन्टल लग रहा है, विच इज अलोंग एक्स एक्सिस, छोड़ दो, इसका भी कॉम्पोनेंट मत करो। N1 तिरछा लग रहा है, इसका कॉम्पोनेंट धर लो। N1 का जब तुम कॉम्पोनेंट करोगे ना तो क्या करोगे, जरा देखना ध्यान से। ऐसा कर लेता हूं मैं थोड़ा सा इस N1 को पीछे मुड़ा लेता हूं, पीछे, और फिर एक यहां पर वर्टिकल लाइन, बस एंगल को समझने के लिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ एंगल्स को समझने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, और कुछ नहीं है। अब देखो ये एंगल 37 डिग्री है, और अगर ये एंगल 37 डिग्री है, ये 90 डिग्री है बेटा, तो ये 53 डिग्री हो जाएगा, हाँ या ना बताओ? 37 90 तो 53, और अगर ये 53 तो ये वाला 37 हो जाएगा, और अपोजिट है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 37 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं? अब आप देखो आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया। अब देखो मैं आपको अलग से दिखाता हूं, ये वॉल नंबर 1 है, और ये आपका ग्राउंड है, ये वाला एंगल 37 डिग्री था, और ये रहा आपका नॉर्मल रिएक्शन 1, जो कि इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर होना चाहिए था। दिस इज N1। और क्या बातें हुई, ये एंगल वगैरह
हमने आपको समझा ही दिया था। ये एंगल कितना रहा है, ये एंगल कितना रहा है 37 डिग्रीज, तो 37 डिग्री। अब कंपोनेंट ले लीजिए आप, n1 का ये वाला n1 कॉस और ये n1 साइन, बढ़िया। तो ये n1 साइन 37, n1 का कॉस 37। देखो जब भी किसी वेक्टर का तुम कंपोनेंट तोड़ देते हो ना, जैसे मान लो n1 है ये, इस n1 का तुमने कंपोनेंट n1 साइन एंड n1 कॉस तोड़ दिया। जब भी किसी वेक्टर का तुम कंपोनेंट तोड़ देते हो ना, तो अब उस वेक्टर की कोई इज्जत मार्केट में नहीं बच पाती। n1 का कंपोनेंट टूट गया ना, अब इसकी इज्जत नहीं बचेगी, हटाओ इसको यहां से, खत्म। अब आपके पास अवेलेबल क्या है, अब आप देखिए इस गोले पर लगने वाले सारे बलों को देखिए। एक धरती मैया नीचे है, n2 भैया इधर है, और नॉर्मल वन का कंपोनेंट तुमने कर लिया, तो यानी कि तुमने एक तो एफबीडी वाला काम कर लिया। दूसरा स्टेप बताओ जरा क्या लिखवाया था मैंने, वो भी तुमने कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या था, कंपोनेंट था, तो आपने सेकेंड स्टेप भी तो कर लिया। देखो ना, आपने कंपोनेंट भी कर लिए, n1 के साइन एंड कॉस कंपोनेंट कर लिए, है ना। सर n2 तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल था, नो नीड टू टेक कंपोनेंट, ऐसे ही काम चल जाएगा। धरती माता भी नीचे आ रही थी, कोई कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ी। अब थर्ड स्टेप में आपका आंसर आना जरूरी है। एंड व्हाट इज दैट थर्ड स्टेप, सबको पता है कि थर्ड स्टेप क्या होने वाला है। ये उजला कलर कैसे आ गया, थर्ड स्टेप क्या होने वाला है बेटा, सिग्मा fx 0। तो बताइए इस गोले पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितने बल काम कर रहे हैं, कौन कौन है बताओ। इस गोले पर एक तो n1 साइन 37 है और एक n2 है कि नहीं। तो सोचो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस अगर मुझे जीरो करना है, तो जाहिर सी बात है यार, n1 साइन 37 ने क्या किया होगा, n2 को बैलेंस कर लिया होगा, और क्या। तो यानी कि मैं सीधा सा बात यहां पे लिख सकता हूं, n1 साइन 37 ने किसको बैलेंस किया होगा, n1 साइन 37 ने n2 को बैलेंस कर लिया होगा, तो बरोबर n2। देखो ना, झटपट झटपट एक रिलेशन मुझे मिल गया। साइन की वैल्यू होती है 3/5, तो एक रिलेशन मुझे यहां से मिल रहा है, एक रिलेशन मुझे यहां से मिल रहा है। दूसरा रिलेशन मुझे बताओ कहां से मिलेगा, सिग्मा fy को जीरो करके मिलेगा। तो भैया सिग्मा fy को जीरो किया जाए, बिल्कुल, क्या शक संदेह इसके अंदर। तो देखिए y डायरेक्शन में नेट फोर्स को जीरो करना है, तो बताओ y इस गोले पर y डायरेक्शन में कौन कौन सा बल लग रहा है, एक तो n1 cos 37 और एक धरती मैया नीचे लग रही है ना, बिल्कुल। तो सोचो ना, n1 cos 37 और mg अगर एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तभी तो y डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो पाएगा। तो यानी कि n1 cos 37 mg को बैलेंस कर लेगा, तो यानी कि n1 cos 37 बराबर mg, m की वैल्यू 10 थी और cos की वैल्यू होती है 4/5। तो n1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ जरा, ये आ गया 25 पचे 125। तो एक तो वैल्यू ये आ गई है कि नहीं और इसी वैल्यू को कहां रख दो, यहां रख दो ना, वन वाले में रख दो, तो n2 की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों वैल्यूज आ गए हमारे पास, है ना। तो n2 आ जाएगा 3/5 n1, है ना। सो n2 इज 3/5 इंटू n1 विच इज 125। तो दिस इज द सेकेंड आंसर। तो दोनों वॉल ने कितना कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाया, क्या एकदम एक बार में हमने निकाल लिया। ये प्रोसेस है, ये सरकारी तरीका है, और देखो सरकारी तरीका भी आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं आपको सेकेंड मेथड बताऊंगा, डोंट वरी, जिससे ये बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा एक लाइन के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि आपको ना ऐसा नहीं करना चाहिए जेई वाले बच्चों को कि एक ही तरीके पर रिलाई कर गए, एक ही तरीके पे काम कर रहे हैं, ना 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 ना। जितने तरीके आपको आ सकते हैं उतने डायमेंशन में आप सोचिए, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ जिससे आप आंसर निकाल पाए। सेकेंड मेथड क्या पॉसिबल है बेटा, आप अगर एफबीडी को ध्यान से देखो तो सेकेंड मेथड भी आपको क्लिक कर जाएगा। एंड व्हाट इज दैट, जरा बताओ क्या है वो सेकेंड मेथड। तो बेटा सेकेंड मेथड जो है, एफबीडी देखो, बताओ सेकेंड मेथड क्या होना चाहिए। ये एफबीडी में आपको एक चीज क्लियर कट दिख रहा होगा, एंड व्हाट इज दैट, इस गोले पर 3 बल लग रहा है। मैं ऐसा करता हूं, इसको क्लियर कट करता हूं पहले तो, और इस ताम झाम को मैं यहां से हटा लेता हूं। देखो सेकेंड मेथड से देखते हैं कैसे बनेगा एकदम एक बार में। और मैंने क्यों हटा दिया इसको, तो नहीं हटाना था मुझे, ये हटाना था।
देखो भाई, ओके, तो ये अपना फुल डायग्राम था, याद करो, है ना। अब मुझे ये n1 n2 एंड n1 एंड n2 की वैल्यू चाहिए। तरीका नंबर 1 चमक गया, अच्छी बात है, सरकारी तरीका है। आइए बताते हैं आपको प्राइवेट मेथड। एंड व्हाट इज दैट, इसमें क्या होगा, आपने एक वेक्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा लामिस थ्योरम करके। लामिस थ्योरम क्या कहता है, लामिस थ्योरम में आपने सीखा होगा, है ना, लामिस थ्योरम में आपने सीखा होगा कि आप क्या करते हो, अगर 3 वेक्टर्स हैं या 3 फोर्सेस हैं और तीनों फोर्स अगर उनका नेट इफेक्ट 0 आ रहा है, अगर 3 वेक्टर्स है 3 फोर्स है, उनका नेट इफेक्ट अगर 0 आ रहा है, तो आप यहां पर लामिस थ्योरम लगा सकते हो। तो आइए लगाते हैं लामिस थ्योरम। अगर आपको नहीं भी याद है कि लामिस थ्योरम क्या होता है, तो मैं आपको लिखा देता हूं। देखिए, मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है, और फोर्सेस की माने तो ये F1 और ये F2 और ये F3। ये लामिस थ्योरम तब काम करता है इफ F1 वेक्टर, F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर, अगर इनका वेक्टर सम 0 बन रहा है, तो ही आप लामी थ्योरम लगा सकते हो। एंड व्हाट डज लामी थ्योरम सेज, देखो लामी थ्योरम कह लो या साइन रूल कह लो, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है ना। साइन रूल या लामी थ्योरम दोनों एक ही चीज है, दोनों से एक ही बात निकल के आती है। एंड व्हाट इज लामी थ्योरम, बताओ जरा। तो हम जानते हैं F1, यहां आई थिंक जगह नहीं पड़ पाएगी अपने को, ओके, सो वी हैव F1 बाई, जो वेक्टर लोगे उसके अपोजिट का एंगल लोगे साइन के साथ, दैट इज F2, जो वेक्टर लोगे उल्टा वाला एंगल साइन के साथ, एंड F3 साइन गामा। सो दिस इज हाउ यू राइट साइन रूल। साइन रूल कह लो या लामिस थ्योरम कह लो, बात एक ही है, ध्यान रखना, है ना, एक ही बात है। अब यहां से इस क्वेश्चन को हम कर पाते हैं बड़ा आराम से, चेक करो कैसे। देखो, इन वेक्टर्स को अगर आप ध्यान से देखें, इन वेक्टर्स को आप कैसे दिखा सकते हैं, सुनिए। देखिए, मैं इन वेक्टर को दिखा रहा हूं, आप चेक करें नेक्स्ट पेज पर अपन इसको दिखाएंगे। ये सारी चीजें मैं हटा देता हूं। देखिए, ओके, तो अब आप चेक करें तो N1 ऐसे है, N1 ऐसे है, mg नीचे है, और N2 जो है वो हॉरिजॉन्टल, चेक करिए, N2 ऐसे है। ओके, सो दिस इज 90 डिग्री एंगल, सबको दिख रहा होगा, ये तो 90 डिग्री का एंगल है ना। अब आप अगर ये एंगल बता पाओ, ये मुझे पता है mg है, ये N2 है, एंड दिस इज N1, अगर आप ये एंगल्स बता पाओ ज्योमेट्री के हिसाब से, तो मेरा काम तो खत्म है फिर तो। आप ये एंगल्स बता पाओ, ये तो 90 डिग्री है, ये वाला एंगल चेक करो, आपको बताना है कौन सा एंगल, आपको ये वाला एंगल बताना है। चेक करो, ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, देखो, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 37 डिग्री है, तो ये एंगल आ जाएगा 127। आप इसको ऐसे लिख लो, 90 प्लस 90 डिग्री प्लस 37 डिग्रीज। और ये वाला एंगल चेक करोगे, बीटा, ये वाला एंगल, ठीक है, N1 और mg के बीच का एंगल, सो दिस इज 90 डिग्री, है कि नहीं। अरे ये तो 90 डिग्री है ना mg वाला, और ये वाला एंगल 53 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 37 है तो 53 हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो बताओ N1 और mg के बीच कितना एंगल आ गया, 90 प्लस 53 डिग्री, 90 प्लस 53 डिग्रीज। तो आप सीधे बोल पाते कि सर N1 बाई साइन 90 इज इक्वल टू 90 प्लस 53 डिग्री, 90 प्लस 53 डिग्री। 90 प्लस 53 डिग्री, 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 90
इज इक्वल्स टू N2 और उल्टा 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 साइन ऑफ 90 प्लस 53 डिग्रीज एंड इक्वल्स टू mg विच इज 100। थोड़ा सा इसको मैं नीचे लेकर आता हूं, है ना, mg डिवाइड बाय 90, है ना, साइन में 90 प्लस, आप चेक करो आपका आंसर एग्जैक्ट मैच कर जाएगा, एग्जैक्ट मैच कर जाएगा, चेक कर लो यहां से। तो अगर आपको साइन रूल या यूं कह लो लामेश्वरम पता था तो एक लाइन में इसका आंसर बनता, लेकिन देखो इसका मतलब ये नहीं है सर इसी का ध्यान रखेंगे, जो पिछला मेथड था उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे, नहीं, आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए। आप जिंदगी भर एक ही तरीके पर रिलाई नहीं कर सकते, है ना। जिंदगी भर अगर आइसक्रीम खाओगे तो गुलाब जामुन में क्या मजा है कैसे पता चलेगा बताओ। तो इससे अच्छा है कि आप आइसक्रीम भी खाओ और गुलाब जामुन भी खाओ, दोनों खाओ, और क्या है कि नहीं। जिंदगी भर आइसक्रीम में खाते रहोगे तो खांसी अलग हो जाएगा। तो आप हर तरीका पे भरोसा रखें, आप हर तरीका सीखें, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका पे काम करेंगे। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए होंगे तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं आराम से। यस, ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, पहले आप करेंगे बेसिक मेथड से, उसके बाद आप करेंगे लामिज से, और चेक करेंगे आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन एंड ये वाला क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। यू आर गोइंग टू सॉल्व एंड गिव मी द आंसर इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये वाला। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़िए, और पढ़ लेने के बाद एक ट्राई देना चाहें तो आप ट्राई दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये, बहुत ही बढ़िया सा प्रॉब्लम है ये। इक्विलिब्रियम का एक बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है। जरा देखते हैं कैसे बनेगा। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छा। सवाल में क्या बोला हुआ है पढ़िए। इफ ब्लॉक ए इज इन इक्विलिब्रियम, सो दिस इज ब्लॉक, इसका नाम तो ए नहीं रख पाया तो इसका नाम मैं रख देता हूं ए, क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है, और कोई ब्लॉक मार्केट में है ही नहीं, आप देख लो ना, और कोई ब्लॉक है इसके अलावा, मुझे ना दिख रहा। तो दिस इज योर ब्लॉक ए। जुगाड़। तो ब्लॉक ए जो है बेटा वो इक्विलिब्रियम में है, और आप देखिए 110 का फोर्स ऊपर लग रहा है, 30 का फोर्स नीचे लग रहा है कि नहीं। तो आपसे क्या पूछा है, रोप हैज लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा 0.25 किलोग्राम पर मीटर, फाइंड टोटल लेंथ ऑफ रोप, पुलीज आर मासलेस, पुली वगैरह सब मासलेस है। तो आपको बताना है कि रस्सी की पूरी लंबाई यहां से लेकर यहां तक जो रस्सी गई है इसकी लंबाई क्या होगी। यहां पर ये रस्सी बंधी हुई है, ध्यान रखें आप, यहां पर रस्सी बंधी हुई है ना, कि कोई कील वगैरह होगा जहां से बांध दिया होगा आपने। तो आपको यहां से लेकर प्रॉपर ये लेंथ बताना है अपने को। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन करना पड़ेगा, एंड व्हाट इज दैट, ये चीज जो मैं लिख रहा हूं ये क्या मेंशन करना पड़ेगा मुझे, कि जो दोनों पुलियां हैं ना बेटा, मासलेस तो है ही, सही क्वेश्चन में तो दे दिया मासलेस है, मासलेस के साथ साथ एंड दे आर ऑफ पॉइंट साइज, ये लिखना बहुत जरूरी है। तो ये पुलियां है ना, इतना बड़ा बड़ा पुली नहीं है, एकदम पॉइंट जैसा है। इमेजिन करिए कांटी है, कील है, कील है एक्चुअली, ऐसा मान लो। कील का साइज देखते हो ना, कील का साइज, तो कील के साइज जैसा है ये, कील का साइज जिसमें हम ठोकते हैं हथौड़ा से, तो इतने साइज का आप वो मान लीजिए, उस साइज का। बड़े डायग्राम में आपको दिखाया गया है बड़ा साइज, ताकि इमेजिन कर सको। इमेजिन करिए अगर मैं उस कील का जो सरफेस जहाँ पे हम हैमरिंग करते हैं उस साइज को अगर यहाँ पर बनाए तो हम देख ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन को। तो आप कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर साफ साफ लिखना पड़ेगा मुझे कि पॉइंट साइज के हैं। क्यों बोल रहा हूँ पॉइंट साइज का है, पॉइंट साइज मानने से जो रस्सी खपत हुई है पुली के ऊपर वो तकरीबन 9 के बराबर होगी। जो रस्सी अगर ये बहुत पतला है, बहुत पॉइंट साइज का है, तो रस्सी ऐसे गई, चढ़ के गई ऐसे, तो जितना पार्ट रस्सी का इस पर चढ़ा हुआ है ये तकरीबन निग्लिजिबल होगा अगर ये पॉइंट साइज का है तो। लेकिन अगर बड़ा कर दिया जाए, बहुत बड़ा पुली हो जाए ऐसा गोल, तो इस पर जो रस्सी चढ़ के जाएगा, तो जो रस्सी जो चढ़ के जाएगा वो रस्सी का जो पोर्शन है ये काफी अच्छा खासा होगा, इसको आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, फिर दिक्कत कर देगा सॉल्व करने में।
तो इसलिए आपको ये बोलना पड़ेगा दिस पुलीज आर पॉइंट साइज, मासलेस तो है ही सही, पॉइंट साइज भी है। तो आई होप आपको लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लैंग्वेज आप क्वेश्चन का समझ चुके होंगे। लेट मी डिस्कस हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए, हमें पूरी रस्सी की लंबाई बतानी है जो कि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ की है। देखते हैं कैसे। देखो, आप सोचिए, अगर पुली मासलेस है, अगर पुली मासलेस है तो पुली पर अगर 110 लगा रहे हो ऊपर, तो पुली का जो दो कान है, कौन सा कान, एक तो ये वाला कान और एक ये वाला कान। अगर मैं पुली का सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, आपको बस समझाने मात्र के लिए, अगर बच्चों में पुली का सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं, तो आप बताइए क्या बोलेंगे? सर ऊपर लग रहा है 110 और दोनों कानों पर टेंशन क्या होगा? समान मात्रा में लगना चाहिए। बिल्कुल। क्यों भाई? क्योंकि पुली इज अ पॉइंट साइज, तो बहुत ज्यादा रोप इसके ऊपर चढ़ के नहीं गया होगा, सिग्निफिकेंट नहीं आएगा वो। और रोप पुली जो है वो स्मूथ भी है, दैट्स वाई वी कैन से कि दोनों जगह टेंशन सेम आएगा। ओके, नाउ 110, अब चूंकि पुली का तो मास है ही नहीं, तो मैं कह सकता हूं कि जो 110 है दैट शुड बी 2t। अरे हाँ ना, सोचो ना, ये तो हम जानते हैं ना कि जहां पे जो टेंशन होगा वही टेंशन यहां होगा, और इन दोनों का मिलके बराबर होना चाहिए 110 के। तो यहां से बच्चों टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55 न्यूटन। लेट मी कॉल दिस एज ए T1 को T1 बोल देता हूं। अब आप सोचिए T1 यानी यहां पर जो टेंशन आ रहा है वो आप निकाल के बैठ गए। अब लगे हां तो क्या इसी लॉजिक से अपन यहां का भी टेंशन पता लगा पाएंगे क्या? बताओ यहां पर टेंशन कितना आएगा? तो यहां पर अगर 30 लग रहा है ना, यहां पर 30 लग रहा है, तो आधा आधा लग जाएगा, यहां 15 आ जाएगा और यहां भी 15 आ जाएगा। क्या कहते हो? 15 एंड 15, तभी तो 15 15 जोड़ के 30 बनेगा, तो ये आपका जो पुल है वो बैलेंस हो पाएगा। अब आप सोचिए, ये पुली भी बैलेंस है, ये पुली भी बैलेंस है, तो इस पर भी नेट फोर्स बैलेंस कर लिया और यहां पर भी नेट फोर्स बैलेंस कर लिया, ये ब्लॉक भी बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। अब मुझे लेंथ कैसे निकालें सर? दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है। सुनो, मैं ऐसा कह रहा हूं आप लोगों से, आप क्या करिए, आप करिए आप ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ, इसको x बोल दीजिए, और जो ये लेंथ है ना, इस लेंथ को आप y बोल, लाल वाले लेंथ को y बोल दीजिए, x एंड y। अब जिस लेंथ को दिखा रखा है मैंने लाल और हरे से, सिर्फ इतने लेंथ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। जिस लेंथ को मैंने आपको लाल और हरा से दिखा रखा है, सिर्फ इतने का ही आप फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। चलो मैं बना देता हूं। देखिए, सिर्फ किस रोप का बना रहा हूं? लाल और हरा वाला, यहां बनाता हूं। देखिए, आप अगर लाल और हरा वाला बनाएंगे, लाल और हरा वाला, ये पूरा का पूरा लेंथ यहां पे, इसका बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे बनाओगे? देखो, तो इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर टेंशन फोर्स T1 लग रहा होगा, क्योंकि रस्सी तो एग्जैक्टली आप यहीं पर चेक कर रहे हो ना, इसी पॉइंट पर तो T1 डिफाइन किया मैंने। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ही तो यहां पर रस्सी में दिख रहा होगा, तो यानी कि यहां पर टेंशन कितना आ जाएगा? T1 आ जाएगा, जो कि हम जानते हैं कितना है। ये T1 आ जाएगा, और T1 की वैल्यू कितनी है? 55 न्यूटन। और यहां वाला टेंशन, ओ सॉरी, यहां वाला टेंशन कितना आ जाएगा? 15 न्यूटन। और आपको पता है ना, टेंशन की डायरेक्शन हमेशा सिस्टम से दूर दिखाते हैं। तो अगर आपको रोप पे टेंशन दिखाना है यहां पर, तो यहां से टेंशन रोप से दूर दिखाओगे। टेंशन बॉडी से दूर दिखाते हैं, टेंशन हमेशा बॉडी से दूर दिखाते हैं। तो रोप के ऊपर टेंशन दिखाना है, तो ये वाला टेंशन जो है उस रोप से दूर जाना चाहिए, और ये वाला टेंशन भी रोप से दूर जा रहा है। तो ध्यान रखें, टेंशन ऑलवेज बॉडी से दूर दिखाना चाहिए अपने को। तो ये नीचे दिखाएंगे अपन इसको। तो ये अपना 50 नॉट 50 15 न्यूटन का है। ओके, और कोई फोर्स रह गया हो इस रस्सी पर दिखाना तो बताओ मुझे। और कोई फोर्स रह गया है? हाँ, एक फोर्स रह गया। धरती मैया कहाँ गई? वो भी तो पिक्चर में आएंगी, क्योंकि रस्सी मासलेस नहीं है भैया,
रस्सी में मास है और मास किस हिसाब से है देखो जरा, रस्सी का जो मास है वो लेमडा इज 0.25 किलोग्राम पर मीटर, तो यानी कि mg फोर्स भी आएगा। mg फोर्स डायरेक्शन बता दो मुझे, कहाँ चला गया मेरा क्वेश्चन, ओके डायरेक्शन क्या होगा mg फोर्स का सर, तो नीचे होगा वो तो, और वैल्यू क्या होगी बताओ mg की, तो लेमडा दे रखा है मुझे, तो mg कितना होगा, लेमडा इंटू लेंथ, लेंथ इज x प्लस वाई इंटू जी। देखो इस पूरे रोप की लेंथ कितनी है बताओ, x प्लस वाई, तो पूरा रोप का लेंथ x प्लस वाई, लेंथ इंटू लेमडा कर दिया तो मास हो गया, इंटू जी कर दिया तो धरती मैया हो गई, और क्या। बस आप बताइए क्या ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर बंधा हुआ है, ये ब्लॉक रेस्ट पर है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि और कोई मूव करे। अगर रस्सी को ऑलवेज टाइट रहना है तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर ये टाइट है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो कोई भी चीज मूव नहीं कर सकता, एवरीथिंग हैज टू बी एट रेस्ट। तो यानी कि जो आपने x प्लस वाई रोप लिया है, दिस रोप हैज टू बी रेस्ट ऑल्सो, तो अगर रेस्ट पर है तो यानी कि इस पर भी नेट फोर्स 0 लिखना पड़ेगा। और कैसे लिखेंगे बताओ जरा, 55 ऊपर 15 नीचे, तो नेट फोर्स कितना हो गया, ऊपर की तरफ हो गया, कितना हो गया, 55 में से 5 गया 50, 10 40, 40 हो गया ऊपर, ऊपर हो गया 40 और नीचे हो गया लेमडा इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जी। सो इसको अगर आप बैलेंस करके देखो तो आपको समझ में आए, मैं यहां पे इनको लिख देता हूं, है ना। अपवर्ड फोर्स कितना है, अपवर्ड फोर्स इज 55 माइनस 15 विच इज 40, सो अपवर्ड फोर्स इज 40। मैं रोप पर नेट फोर्स बैलेंस कर रहा हूं, रोप पर नेट फोर्स बैलेंस कर रहा हूं, तो अपवर्ड फोर्स 40 है बिकॉज 55 ऊपर है 50 नीचे है, एंड दैट इज बैलेंस बाय डाउनवर्ड फोर्स दैट इज धरती मैया लेमडा एक्स प्लस वाई इंटू जी। जी की वैल्यू से 10 कट जाएगा और 4 डिवाइड बाई लेमडा इज 0.25 एक्स प्लस वाई, तो यहां पर आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 0.25 दैट इज एक्स प्लस वाई। ये हुई ना बात, ये तगड़ा आया अपने पास। तो कितना आ गया x प्लस वाई की वैल्यू, तो 100 चला गया ऊपर, और 25 चौका 100, 4 4 16, 16 मीटर के करीब में आ जाएगा ये x प्लस वाई। लेकिन ये आंसर नहीं है, रुक जाओ, हमें तो टोटल लेंथ बताना है ना, ये तो सिर्फ यहां से यहां तक आया है, टोटल लेंथ में तो ये वाला चीज, क्योंकि ये हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज पॉइंट साइज का पुली है, तो ये वाला काउंट निग्लिजिबल है। तो ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, ये लेंथ अगेन ये वाला काउंट नहीं करेंगे बिकॉज पॉइंट साइज का पुली है ना, इसलिए तो ये लेंथ हो जाएगा, ये नहीं काउंट करेंगे, ये काउंट करेंगे। तो बताओ टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, बताओ टोटल लेंथ कितना होगा। सो आई होप आपको ये बात पिक्चर्स में साफ साफ दिख रही होगी कि क्या कहने वाला हूं मैं, आप सब जानते हो कि क्या कहने वाला हूं। टोटल लेंथ पूछा है आपसे भैया, तो टोटल लेंथ क्या बनेगा, टोटल लेंथ अगर आप मेरी बातें समझ पा रहे हो तो टोटल लेंथ बनेगा, देखो अगर ये x है तो जाहिर सी बात है ये भी तो x हो जाएगा, अगर ये x है तो ये भी x हो गया, तो 2 बार x आ गया, अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा, ये y इट इज ऑल्सो y, तो 2 बार y आ जाएगा। क्या आ गया आंसर, टोटल लेंथ इज 2 टाइम्स x प्लस वाई, एंड व्हाट इज x प्लस वाई 16, तो अपना आंसर आ जाएगा 32। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या कहते हो, बिल्कुल चमका है कि नहीं, एकदम धमाकेदार है कि नहीं बताओ। तो एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से आप एक क्रिटिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो, बट द थिंग इज आपको कोर कॉन्सेप्ट पता है कि करना क्या है, आपको स्टेप्स क्लियर है माइंड में कि हमें ये पहले करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, खिचड़ी नहीं पकानी अपने को, ठीक है, कि कुछ भी कर रहे हैं आप, अंधेरे में तीर मार रहे हो, कुछ भी नहीं करना है, स्ट्रेटेजिक वे में चलोगे तब जाके काम बनेगा। तो आई होप आपको इक्विलिब्रियम का टॉपिक समझ में आया हो, स्टेप्स कैसे लेते हैं इक्विलिब्रियम को सॉल्व करने के लिए वो भी आपको चमका हो, और इससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है उन सारे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए जिनमें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आता है इन इलेक्ट्रोस्टेट्स, अदरवाइज चैप्टर ऑल्सो, जैसे कि आपका जो मैग्नेटोस्टेट्स है वहाँ पर भी अगर आप कहीं पर बैलेंसिंग का कंडीशन देखो तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।